नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ और इसके अलावा पीसीएस जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आ चुका हूं मैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा आरओ और यूपीपीसीएस का सिलेबस तकरीबन एक जैसा ही है फ्री का, तो उस हिसाब से दोनों ही देख सकते हो। इसे निश्चिंत होकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिस किसी ने नहीं किया है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीएस के, सभी देख सकते हो मेरे साथ इस वीडियो में। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि जब एक पत्थर को चंद्रमा की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, यानी भार और द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है जब एक पत्थर को चंद्रमा की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है। तो देखो, आप सभी को पता होगा चंद्रमा और पृथ्वी के जो द्रव्यमान तो वो जो होता है भार में जो संबंध होता है, यानी पृथ्वी और द्रव्यमान पर क्यों अंतर होता है उसमें, कि जैसे देखो चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है ना, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान के यानी 1/6 के बराबर होता है। ऐसे समझ सकते हो, अगर किसी पिंड का भार आपको 6 kg पृथ्वी पर प्रतीत हो रहा है तो उसका भार आपको चंद्रमा पर 1 kg महसूस होगा। और देखो, ये जो भार है इसको न्यूटन में निकालते हैं, यानी न्यूटन समझ सकते हो। अगर भार जो है किसी पिंड का पृथ्वी पर 6 न्यूटन है तो वो चंद्रमा पर जाकर के 1 न्यूटन हो जाएगा। और द्रव्यमान को हम किलोग्राम में निकालते हैं, लेकिन अधिकतर यही समझते होंगे कि किलोग्राम और भार जो होता है एक ही होता है। देखो, अलग अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? जैसे ऐसे समझो कि जैसे गुरुत्वीय मान जो होता है पृथ्वी पर तकरीबन 9.8 के बराबर होता है, ठीक है, और इसे हम 10 ही समझ लेते हैं, ठीक है। अगर देखो किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर देखा जाए, अगर मान लो 1 kg है, ठीक है, 1 kg द्रव्यमान हो गया किसी पिंड का, अगर उसे बाहर में निकालेंगे तो उसमें 10 का गुणा कर देंगे तो 10 न्यूटन इसका द्रव्यमान हो जाएगा इस पिंड का। इसी हिसाब से अगर किसी व्यक्ति का मान लो 100 kg बाहर है, जो हम निकाल दें वो बाहर समझ लो किसी का पृथ्वी पर, ठीक है, 100 kg या 100 न्यूटन का व्यक्ति है, अगर उसका हम द्रव्यमान निकालें तो द्रव्यमान निकालने के लिए उसमें 10 का भाग लगा देते हैं। इस वजह से देखा जाए तो उसका द्रव्यमान कितना निकल करके आता है, 10 kg आ जाएगा फिर उसका द्रव्यमान। देखो, आप विषुवत रेखा की तरफ जाओगे तो जी के मान में वृद्धि होती महसूस होगी आपको। और ध्रुवों से अगर सॉरी गलत बोल गया मैं, अगर विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाओगे तो आपको जी के मान में वृद्धि होती प्रतीत होगी। अगर आप ध्रुव से पृथ्वी की तरफ आओगे तो कमी होती महसूस होगी। अगर समझ लो किसी व्यक्ति का भार उस पर ध्रुव पर 100 kg है, ठीक है, अंदाज समझ लो किसी का है, तो अगर वो पृथ्वी पर आएगा तो उसका भार उसे कम महसूस होगा। क्यों? क्योंकि वो जो गुरुत्वीय मान है वो कम है ध्रुवों की उस पर विषुवत रेखा पर, ठीक है। अगर आप विषुवत रेखा की तरफ जाओगे, मैं गलती से क्यों बोल जाता हूँ विषुवत रेखा, अगर आप ध्रुवों की तरफ जाओगे तो आपको ज़्यादा महसूस होगा। इसी वजह से देख सकते हो आप चाइना के या फिर यूरोप के जो कुछ वेट लिफ्टर होते हैं ज़्यादा वजन इसी वजह से उठा लेते हैं। अगर उन्हें विषुवत रेखा की तरफ लाओगे तो उनका जो यानी गुरुत्वाकर्षण का जो दबाव है वो कम हो जाएगा, तो उस वजह से वो आसानी से उठा सकते हैं, ठीक है। और देखो, चंद्रमा पर तो काफ़ी कम होता है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण के मुकाबले। इस वजह से देखा होगा जैसे अंतरिक्ष यात्री जब गए थे या फिर वीडियो में देखा हो या जाते हैं चंद्रमा पर, तो वहाँ पर वो अपनी पीठ पर कुछ वजन सा बांध करके जाते हैं जिससे कि उनका जो बैलेंस है वो बना रहे और वो चंद्रमा की सतह से लगे रहे, नहीं तो वो अंतरिक्ष में निकल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पलायन वेग भी चंद्रमा का कम होता है, जैसे 11.2 के करीब होता है पृथ्वी का, तो चंद्रमा का जो है 2.4 के करीब है। यानी पलायन वेग का मतलब ऐसा होता है कि किसी पिंड को अगर पृथ्वी के केंद्र से यानी पृथ्वी के वायुमंडल से अगर बाहर निकालना हो तो उस पिंड को आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंकना होगा जब वो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर वो वापस आ जाएगा। उसी हिसाब से अगर चंद्रमा से बाहर निकालना है तो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से कम फेंकना होगा, ठीक है। तो देखो, अब इस सवाल में क्या पूछा है, 1 सेकंड मिटा देता हूँ। कि जैसे देखो, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसके एक चीज़ और बांध लो अपने माइंड में कि अगर किसी पिंड को हम चाहे किसी भी जगह ले जाएं, पूरे ब्रह्मांड में ले जाएं या किसी ग्रह पर ले जाएं, तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो चेंज होता है ओनली बाहर में होता है, ठीक है। तो ये समझ लो कि जिस ऑप्शन में द्रव्यमान दिया हो तो उसे तो आप निश्चिंत होकर के काट सकते हो। पहला देखो, इसमें इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, बिल्कुल गलत है। दूसरा, इसमें इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये जवाब इसका भी ही हो जाएगा। सी में दिया हुआ है भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, द्रव्यमान नहीं बदलता है, और ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेगा, ये भी गलत हो जाता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट देखो, गोताखोरों द्वारा
गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण किया जाता है? देखो ये मत समझ लेना कि जैसे गोताखोर जब समुद्र के अंदर जाते हैं या किसी नदी में जाते हैं तो वो ओनली ऑक्सीजन ही लेकर के जाते होंगे। ऑक्सीजन के साथ और भी गैस है जिसको लेकर के जा सकते हैं। क्यों लेकर के जाते हैं, क्यों लेकर के जाते हैं? एक कारण ये भी हो सकता है कि वो हल्की गैस है, ऑक्सीजन थोड़ी भारी है, उस हिसाब से भी आसानी होती है। तो ठीक है, इसमें जो लेकर के जाते हैं ना ऑक्सीजन के साथ, वो हीलियम को लेकर के जाते हैं। किसको? हीलियम का प्रयोग करते हैं। और देखो हीलियम का जो प्रयोग है, जो वायुयान के टायर होते हैं ना उसमें भी प्रयोग होता है हीलियम का। ठीक है, हल्की गैस है और इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन कि गोताखोर जो है समुद्र में अपने साथ ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ले जाते हैं। नेक्स्ट देखो, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो देखो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी इसमें ऑप्शन डी जो दिया हुआ है सूटेबल आंसर यही होगा कि 100 प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो तकरीबन 112-13 के करीब पाए जाते हैं जो रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। 112 समझ लेना आप। ऑप्शन में दिया हुआ है 100, तो यही नज़दीक है 112 के, तो यही आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी पर लगभग रासायनिक तत्व 112 या 100 पाए जाते हैं ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट देखो, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? आमतौर पर सुरक्षा जो फ्यूज यानी इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों में जैसे इस फ्यूज का जो इस्तेमाल करते हैं हम, उसमें सुरक्षा के लिए किस तार का प्रयोग करते हैं? जिस तार का प्रयोग करते हैं वो किसका बना होता है? क्या टिन का, सीसा का, निकेल का, या टिन और शीशे की मिश्र धातु का? देखो इसमें फ्यूज में देखा जाए तो टिन का भी प्रयोग करते हैं, सीसा का भी करते हैं, और ऑप्शन इसमें सूटेबल है ये ऑप्शन डी, टिन और शीशे की एक मिश्र धातु का। तो समझ सकते हो दोनों की एक मिश्र धातु बनाई जाती है, तो दोनों का प्रयोग करते हैं। और इसका इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो गलनांक होता है ना काफ़ी कम होता है, जिससे कि आपको जैसे अगर कोई टेम्परेचर वो क्या बोलते हैं, अगर यानी विद्युत धारा जब ज़्यादा आ जाती है तो उसमें ये पहले ही अपने आप गलनांक कम होने के कारण गल जाते हैं, जिस वजह से आगे करंट नहीं जा पाता है और पदार्थों का यानी इलेक्ट्रॉनिक सामान का नुकसान होने से ये बचा लेते हैं। तो ये एक सेफ्टी कवर की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टिन और शीशे की एक मिश्र धातु में शीशे और टिन की मिश्र धातु का उपयोग करते हैं फ्यूज बनाने में। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। धुएं में क्या होता है इनमें से? तो देखो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमोनिया। यानी अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर अमोनिया का HCI बनता है और दोनों गैसें मिलकर के उजला धुएं के रूप में दिखाई पड़ती हैं। कैसे? उजले धुएं के रूप में। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प या नाइट्रोजन? तो देखो इसका सही जवाब क्या होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है श्वसन क्रिया में। महत्वपूर्ण तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही है, उसके अलावा जलवाष्प भी है। तो समझ सकते हो इसमें नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन खून के जमने में सहायक है या आवश्यक है? खून के जमने में, तो देखो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। यानी खून का थक्का आ सकता है क्वेश्चन में कि खून का थक्का किस विटामिन की वजह से बनता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विटामिन के की वजह से खून के जमने में ये सहायक होता है तो थक्का बनता है। और इसका नाम भी आप सभी को बता दूं, इसका नाम है नेप्थोक्विनोन। इसके अलावा जो ये विटामिन सी दी हुई है
ऑप्शन बी में सी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्कर्वी रोग हो जाता है इसकी कमी से, और इसका स्कोर भी कम है, इसका रासायनिक नाम जो है। और विटामिन ए इसकी कमी से रतौंधी होता है, और रेटिनोल है इसका नाम। और विटामिन ई ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, विटामिन ई टोकोफेरोल कहा जाता है इसको। और जननांग और पेशियाँ जो हैं इसमें कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विटामिन डी भी कैल्सीफेरोल है उसका नाम। सूखा रोग होता है, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, ठीक है। तो विटामिनों के बारे में पढ़ना चाहिए आप सभी को, एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिनों से। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग कौन सा नहीं है इसमें से? देखो, अवशेषी अंग किसे कहते हैं? अवशेषी अंग शरीर में तो मौजूद होते हैं, यानी मनुष्य का विकास होता है तो उस क्रिया में तो होते हैं ये मौजूद, लेकिन ये कोई क्रिया नहीं करते हैं। ये समझ लो कि ये कोई क्रिया या कोई कार्य नहीं करते हैं। ये शरीर में एक तरह से ये सुषुप्त अवस्था सी समझ सकते हो, उस हिसाब से पड़े रहते हैं शरीर में। यानी विकास क्रम जो होता है मनुष्य का, उसमें तो ये मौजूद रहते हैं, लेकिन किसी भी क्रिया में ये क्रियाशील नहीं रहते हैं, यानी कह सकते हो क्रियाशील नहीं है ये बिल्कुल, ठीक है। सुषुप्त अवस्था सी काटते हैं अपनी ये। तो इसमें यही पूछा है कि कौन सा अवशेषी अंग नहीं है इसमें, क्या देखो बताओ कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लो आप, कौन सा नहीं है अवशेषी अंग। देखो इसमें पहला देखो, निक्टिटेटिंग पर्दा ये आंख में होता है और ये एक अवशेषी अंग है। इसके अलावा देखो, ये कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशियां ये कान में होती हैं, ये भी अवशेषी अंग हैं। और ये जो सामने ऑप्शन सी दिया हुआ है, सामने वाले चपटे दांत, तो ये तो ये अवशेषी अंग नहीं है। बाकी ये कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशियां, निक्टिटेटिंग पर्दा, और ये वर्मी फार्म अपेंडिक्स। देखो अपेंडिक्स भी जो है ये भी अवशेषी अंग है। जैसे पढ़ा होगा कि किसी के अपेंडिक्स की नस बढ़ गई, या उस हिसाब से जब ऑपरेशन होता है तो कह सकते हो ये अपेंडिक्स अवशेषी अंग है। एक तरह से ये समझ लो कि शरीर में बेस्टी पड़ी है, इसका कोई काम ही नहीं है, ये समझ लो कोई क्रिया नहीं करती है। शर्कराओं में सबसे मीठी क्या है? तो याद रखना, शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। और ये फ्रक्टोज के बारे में जान लेना चाहिए कि आपको, ये मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? एक मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, और ये सबसे मीठी होती है शर्कराओं में, ठीक है। ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसका। पौधों का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पौधों का कौन सा भाग है जो फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? देखो इस क्वेश्चन, ये जो शर्करा वाला क्वेश्चन था, इसमें और मुझे एक पॉइंट याद आ गया है, उसे और जान लो कि जैसे एंजाइमों के बारे में पढ़ा होगा। जैसे छोटी आंत होती है ना, छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस का श्रावण होता है। किससे? छोटी आंत की जो दीवार सी होती हैं उससे आंतरिक रस का श्रावण होता है, और इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे एक एंजाइम होता है उसका नाम है हाइपेप्टिडेज, ऐसा ही है, मैं थोड़ा याद नहीं कर पा रहा हूँ, उसे आप देखना, थोड़ा कन्फ्यूजन सा है। क्या नाम है उसका? उसका डाइपेप्टिडेज इस हिसाब से है कुछ नाम, चलो उसे छोड़ो, कोई ज़रूरी नहीं है। देख, लेकिन एंजाइम 2-3 और समझ लो, जैसे माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, जो ये होते हैं, यानी माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, समझ सकते हो। देखो माल्टोज का निर्माण कैसे होता है? माल्टोज का निर्माण होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज से। यानी देखो, माल्टोज का निर्माण करने के लिए अमीनो अम्ल यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। दोबारा समझ सकते हो कि माल्टोज को बनाने के लिए ग्लूकोज और ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, और लैक्टोज को बनाने के लिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज की, और सुक्रोज को बनाने के लिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। देखो ग्लूकोज की आवश्यकता तो तीनों में होती है, उसमें सुक्रोज में फ्रक्टोज लगता है, और लैक्टोज में लगता है गैलेक्टोज, और माल्टोज में लगता है ग्लूकोज और ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पौधों का कौन सा भाग है फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? बताओ क्या आंसर होगा आपके हिसाब से। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्ती, यानी पर्ण ग्रहण करता है। क्या? पत्ती। तो क्या जवाब होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। पौधों का कौन सा भाग है जो उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पत्ती है, यानी पर्ण। निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये आपके सामने कि कौन सा रोग है जिसमें
एंटीबायोटिक्स का कोई प्रयोग यानी कोई महत्व नहीं होता है, एंटीबायोटिक्स के द्वारा उस रोग को सही नहीं किया जा सकता है। तो देखो क्या कौन सा रोग होगा, कुष्ठ, मीसल्स, खसरा, टेटेनस या हैजा। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मीसल्स यानी खसरा जो रोग है एंटीबायोटिक्स से सही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये जानो कि जो देखो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना वो जीवाणु की कोशिका भित्ति को नष्ट करके उसे मार देते हैं, यानी एंटीबायोटिक्स जो होते हैं जीवाणु की कोशिका भित्ति को नष्ट करते हैं फिर उसे मार ही देते हैं, यानी ऐसे समझ सकते हो। और लेकिन ये जो खसरा होता है यह एक विषाणु से होने वाला रोग है। किससे होता है ये खसरा? विषाणु से। और विषाणुओं में कोई कोशिका भित्ति जैसी कोई संरचना नहीं होती है, ये जान लो आप कि विषाणु में कोई कोशिका भित्ति जैसी कोई संरचना नहीं होती है, जिस वजह से इस पर एंटीबायोटिक्स जो है कोई भी असर नहीं कर पाती है। और इसी वजह से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि मीसल्स यानी खसरा जो रोग है ये एंटीबायोटिक्स से सही नहीं होता है। समझ सकते हो कि विषाणु से होने वाले रोग एंटीबायोटिक्स से सही नहीं होते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर 12 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जेम्स वाट भाप इंजन से, एजीवेल टेलीफोन, जेल बियर टेलीविजन, जे परकिंस पेंसिलिन। तो देखो इसमें देख पा रहे होंगे ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में देख पा रहे होंगे आप, तो इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि जे परकिंस इसका कोई संबंध नहीं है पेनिसिलिन से। तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और इसका आविष्कार किया था उन्होंने 1928 में। और ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? स्कॉटलैंड के। और देखो जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया, एजी बेल के द्वारा टेलीफोन यानी ग्राहम बेल के द्वारा, और जेएल बियर्ड के द्वारा टेलीविज़न का। तो ये बाकी सभी सही हो जाते हैं, ऑप्शन डी गलत है। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, किसकी पहचान करने के लिए? तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि बीएमडी जो परीक्षण होता है ना वो ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान करने के लिए होता है। किसकी? ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान करने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बीएमडी जो परीक्षण है। और देखो ये जो ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग है ये हड्डी से संबंधित है। किससे? हड्डी से संबंधित रोग है। और इसमें जब ये रोग हो जाता है तो हड्डी में फ्रैक्चर होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, यानी फ्रैक्चर होने का इसमें खतरा उत्पन्न हो जाता है। और इस रोग में देखो जैसे अस्थि जो होते हैं उसमें खनिज अस्थियों की कमी हो जाती है, और जिस वजह से ये अस्थि सूक्ष्म संरचना जो है इसकी नष्ट हो जाती है। तो इस वजह से समझ सकते हो कि ये ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी के लिए काफ़ी हानिकारक रोग होता है और इससे फ्रैक्चर की होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि खनिजों की उसमें कमी हो जाती है। आगे देखो सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है। इसमें फर्स्ट में दिया हुआ है ईईजी, ईसीजी, ईओजी, ईएमजी। तो ये किस किस से संबंधित हैं? देखो इसमें पहला है ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। ये जो संबंधित है ना ये मस्तिष्क से संबंधित है। किससे? मस्तिष्क से। और ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है ये किससे संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये हृदय से संबंधित है। तो इसका क्या हो जाएगा? D4 हो जाएगा इसका। ईईजी मस्तिष्क से, देखो कन्फ्यूजन इसी में है बस, ईईजी और ईसीजी में। ईईजी का संबंध है मस्तिष्क से और ईसीजी का है हृदय से। और देखो ये ईओजी जो है, ईओजी का संबंध किससे? आँख से संबंधित है, यानी जो आँख की रेटिना होती है उसकी विश्राम क्षमता के मापन की तकनीक होती है ये, यानी रेटिना की विश्राम क्षमता की मापन की तकनीक क्या होती है? ईओजी। और ईएमजी मांसपेशियों से संबंधित है। किससे? मांसपेशियों का परीक्षण है इसमें। ठीक है, तो समझ सकते हो। ए का हो जाएगा 3 4 2 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 देखना है ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईईजी मस्तिष्क से, ईसीजी हृदय से, ईओजी आँख से, और ईएमजी मांसपेशी से। और देखो दोबारा से क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। ईईजी मस्तिष्क से, ईसीजी हृदय से, ईओजी आँख से, और ईएमजी मांसपेशी से। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर भी करते रहो। देखो जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वह क्या है? यानी ऑप्टिकल जो फाइबर है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखो अच्छा क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है
ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। और देखो हीरा जो चमकता है, हीरा भी इसी से चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत से ही। कि जैसे देखा होगा आपने, हीरा में जब प्रकाश पड़ता है तो वो अंदर से फिर बाहर नहीं निकल पाता है, यानी इतना चिकना होता है, या कैसे कह सकते हो कि वो जैसे ही अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जैसे उसकी सतह तक पहुंचने से पहले ही वो प्रकाश परावर्तित हो जाता है, तो समझ सकते हो वो अंदर ही घूमता रहता है वो प्रकाश। इसी वजह से हीरा जो है वो स्वयं, यानी अंदर के जो प्रकाश होता है उसी में घूमता रहता है, तो उसी वजह से अधिक चमकता रहता है। ठीक है, तो क्या समझ सकते हो कि हीरा भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत से ही चमकता है। और ये ऑप्टिकल फाइबर जो है ये भी इसी पर कार्य करता है। और देखो ऑप्टिकल फाइबर के काफ़ी फ़ायदे हैं, आप सभी को बता दूंगा। मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि जो ये पूर्ण आंतरिक सिद्धांत है इसके महत्वपूर्ण फ़ायदे ऑप्टिकल फाइबर में क्या होते हैं। कि जैसे देखो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है इसमें प्रतिरोध जो है बहुत कम, यानी ना ये समझ लो होता ही नहीं है, होता भी होगा तो ना के बराबर ही होता होगा। क्योंकि जैसे ही अगर कोई प्रतिरोध होगा उस जगह पर ये सतह पर पहुंचने से पहले ही परावर्तित हो जाता है। और इसमें ऑप्टिकल फाइबर में जो संचार की गति होती है ये काफ़ी तीव्र होती है। इसके अलावा इसकी क्षमता भी बहुत अधिक होती है, क्योंकि क्षमता तो अधिक होगी जब रास्ते में कोई प्रतिरोध नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा ये विश्वसनीय तथा त्रुटि भी इसमें बहुत कम होती है। और ये बहुत पतले और हल्के होते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? किस शासक के काल में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन? तो देखो कुंडनवन कश्मीर में हुआ था, और शासक कौन था? कनिष्क शासक था, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। और देखो चौथी बौद्ध संगति कितने आप में इम्पोर्टेंट है, ये हुई तो 1 AD में, यानी प्रथम शताब्दी में हुई थी ये बौद्ध संगति। कुंडनवन कश्मीर में हुई थी और अशोक के शासनकाल में हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसकी अध्यक्षता भी पूछी जाती है, तो इसके जो अध्यक्ष थे ना, वसुमित्र और अश्वघोष, इन दोनों के द्वारा इसमें अध्यक्षता की गई थी। और इसी में बौद्ध संगति में विभाषा शास्त्र नामक एक टीका था, उसका संकलन किया गया था। क्या नाम था उसका? विभाषा शास्त्र, उसका संकलन किया गया था। और इसी में जो बौद्ध धर्म है 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था, पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। तो समझ सकते हो हीनयान, उस बौद्ध धर्म का विभाजन किस संगति में हुआ? तो चौथी में कनिष्क के टाइम में, कुंडलवन कश्मीर में, हीनयान और महायान में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में कौन सा है? देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि घग्गर और उसकी सहायक नदियों के बीच में स्थित कौन सा स्थल है इसमें से? तो ये बनावली जो है ये हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है, और ये घग्गर और उसकी सहायक नदियों के मध्य में स्थित है। ठीक है, और इसमें जो उत्खनन का कार्य किया गया था ना, वो RS बिष्ट ने किया था। कब? 1973 और 74 में किया था RS बिष्ट ने। कब? 1973 और 74 में, हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये अपने आप में। और देखो ये आलमगीर जो इस सभ्यता का देखा जाए तो सबसे पूर्वी स्थल है, और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और ये मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया दूसरा शहर था। पहला तो हड़प्पा था, और जो 1921 में खोजा गया और 1922 में ये मोहनजोदड़ो खोजा गया था। ठीक है, और देखो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो की खोज की थी रागलदास बनर्जी ने 1922 में सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में और जान लो कि ये जो मोहनजोदड़ो है इसका मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। और इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ी जो इमारत मिली थी वो एक विशाल अन्नागार था, और सबसे इसकी प्रसिद्ध इमारत थी एक स्नानागार। इसमें नटराज की मूर्ति भी मिली जिसको भगवान शिव का रूप माना गया। इसके अलावा एक पुरोहित राजा की भी मूर्ति मिली। यहाँ से एक स्वामित्व चिन्ह जो इस तरह से, या उसे सातिया भी कह सकते हो, उस हिसाब का ये स्वामित्व चिन्ह जो है ये भी मोहनजोदड़ो से मिला था। बालिका की मूर्ति मिली थी, कांस्य द्वारा निर्मित थी जो। ठीक है, और ये भी समझ सकते हो कि इसमें जो कच्छ मिले थे उसमें एक कुएं के साक्ष्य भी मिला था, यानी जो कच्छ मिले थे इसमें घर में जो कमरा थे उसमें एक कुआं का साक्ष्य भी मिला था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये मोहनजोदड़ो। इसके अलावा ये लोथल है, इसका ये प्राकृतिक बंदरगाह था जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और इसका महत्वपूर्ण बंदरगाह था ये, और वाणिज्यिक राजधानी भी इसी को माना गया। और फारस की मुद्राओं के साक्ष्य भी लोथल से मिले। इसके अलावा एक मम्मी का साक्ष्य भी यहाँ से मिला। चावल के दानों के साक्ष्य भी लोथल से ही मिले थे।
और एक मकान जिसका मुख्य द्वार सड़क की ओर था, ये भी साक्ष्य यहीं से मिला था। चनूदड़ो एकमात्र स्थल है जो ग्रामीण है, क्योंकि कोई भी वहाँ पर कोई दुर्ग नहीं मिला था मोहनजोदड़ो में। और चनूदड़ो पाकिस्तान के प्रांत में पड़ता है, सिंधु प्रांत में। और वहीं से हमें बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले, लिपस्टिक चूड़ियों के साक्ष्य मिले चनूदड़ो से। ठीक है, तो काफ़ी बताने को तो बहुत बहुत कुछ है इसमें हिंदू घाटी सभ्यता में। तो इतना ही समझ लो कि जो ये घग्गर और उसकी सहायक नदियों के बीच में स्थित है वो बनावली है। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ये जो वर्ण हैं आपके सामने, कौन, को और मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ये संगमकालीन में, संगम काल के टाइम में। देखो इस क्वेश्चन में इन कौन, को और मन्नन के बारे में जानने से पहले यह समझ लो कि ये जो संगम वंश था ये विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश था। आप सभी को पता होगा विजयनगर साम्राज्य पर जो है चार वंशों ने शासन किया था, जिसमें पहला ये संगम वंश था, जिसमें हरियर और बुक्का के नामक दो भाई थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यानी पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की गई थी। और इसमें इस विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश था संगम। संगम जो नाम पड़ा था यह हरियर प्रथम के पिता का नाम था संगम। उन्हीं के नाम पर इन्होंने इस वंश का नाम रख दिया था संगम। तो फिर इसके बाद फिर आगे वंश जो हुआ था, चार वंशों ने शासन किए, उसमें दूसरा वंश हुआ था सालुब वंश, जिसकी स्थापना सालुब नरसिंह के द्वारा की गई थी। और देखो कृष्णदेव राय काफ़ी फेमस हैं जो तुलुप वंश से संबंधित हैं। इस पर विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला तुलुप वंश था तीसरा, उसी के शासक हैं तुलुप वंश के कृष्णदेव राय। फिर और इस पर चौथा जो वंश हुआ था वो आरवीहू वंश था, जिसकी स्थापना की गई थी तिरुमल के द्वारा। और देखो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित एक युद्ध फेमस है जो 1565 में लड़ा गया था, तालीकोटा का युद्ध। किसका? तालीकोटा का युद्ध। और इसमें विजयनगर जो साम्राज्य है पूरी तरह से नष्ट हो गया था, ये समझ सकते हो। विजयनगर साम्राज्य और जो दक्षिण के राजा थे जैसे बहमनी साम्राज्य और बीजापुर, बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, ये जो सभी थे ना, उन सभी ने संयुक्त रूप से विजयनगर पर आक्रमण किया था और विजयनगर साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था इसमें। ठीक है, तो काफ़ी सही, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा ये। और देखो इसका सही जवाब क्या होगा? कौन, को एवं मन्नन जिसके लिए प्रयोग होते थे, बताना है ये किसके लिए प्रयोग होते थे। तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी ये जो वर्ड हैं ये राजा के लिए प्रयोग होते थे। किसके लिए? राजा के लिए। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इसका। संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मन्नन जो शब्द हैं राजा के लिए होते थे। और राजा के लिए मन्नन, वेदन, कोसवन और एक दो वर्ड और हैं जो संगमकालीन में साहित्य में होते थे ये उसमें। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह तो बताया था मैंने अभी, लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख और फेमस बंदरगाह था, जहाँ से फारस की मुद्राएं मिली, मम्मी के साक्ष्य मिले, चावल के साक्ष्य मिले और भी काफ़ी साक्ष्य मिले, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया कौन था? गुप्त सम्राट पूछा है जिसने हूणों को पराजित किया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। गुप्त साम्राज्य का फेमस शासक था जिसने हूणों को पराजित किया था। और स्कंदगुप्त को राज सिंहासन बैठते ही जूनागढ़ अभिलेख में मिलेच्छ के रूप में उल्लिखित हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। ये जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है हमें कि मिलेच्छ के रूप में उल्लिखित हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था और जिसमें स्कंदगुप्त को सफलता मिली थी। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। देखो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत हुई धोखे से, इसका विकास हुआ परोपकारिता से और इसका अंत हुआ आतंक से। और सभी को पता होगा कि खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी और उसी का ये भतीजा और दामाद भी था। ठीक है, और इसका वास्तविक जो नाम था अलाउद्दीन खिलजी का वो अली गुरसास्प था। क्या था? अली गुरसास्प। और इसने देवगिरी पर आक्रमण किया था। ठीक है, और वैसे तो देखा जाए इसे अलाउद्दीन खिलजी को जो है प्रयागराज के पास कौशाम्बी जगह है उसका इक्तेदार बना रखा था, लेकिन इसने अलाउद्दीन खिलजी ने
जो सुल्तान है वो क्या बोलते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसको बिना बताए देवगिरी पर आक्रमण कर दिया था। तो उस टाइम शासक था वहाँ पर कौन? रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिना बताए उस पर आक्रमण कर दिया, वहाँ से भारी संपत्ति को भी लूटा और वहाँ की राजकुमारी को भी अगवा करके कौशाम्बी ले आया था। ठीक है, तो इस वजह से ये जो शासक हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी काफ़ी इससे क्रोधित हुए थे। फिर आगे चल के इसने उसकी हत्या कर दी थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, और खुद शासक बन गया था दिल्ली का। और देखो ऐसा कहा जाता है कि इसी के टाइम में आया था एक हलाकू सरदार, जो मंगोल आक्रमण था वो हलाकू आया था, इसी के टाइम में आक्रमण किया था हलाकू ने। ठीक है, तो इसने उसी को विफल किया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम में किया था मंगोलों ने तीसरा आक्रमण। ठीक है, तो उसको विफल किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, जब यह इक्तेदार था प्रयागराज के कौशाम्बी का। निम्नलिखित में किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? मुस्लिम शासक कौन सा था जिसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? तो देखो मुस्लिमों में तो सबसे फेमस, यानी मुगलों में सबसे फेमस तो अकबर ही हुए हैं, और अकबर ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसने 1563 में सबसे पहले तीर्थ कर जो था उसको समाप्त कर दिया था। यानी तीर्थ यात्रा पर जो यात्री जाते थे उनसे जो कर लिया जाता था उसको बंद कर दिया था अकबर ने। और वो फिरोज शाह तुगलक जो था एकमात्र ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी कर लगा दिया था। किस पर? ब्राह्मणों पर भी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? दार उल सफ़ा क्या था फिरोज शाह तुगलक द्वारा? यानी दार उल सफ़ा को क्या कहा जाता था? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो दार उल सफ़ा है इसको एक खैराती अस्पताल कहा जाता था उस टाइम, खैराती अस्पताल। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस व्यक्ति या संत का है? यानी ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है। अच्छी कहा है उन्होंने, देखो अच्छी कहावत कही है बहुत ही, कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। और यह कथन किस भक्ति संत ने कहा है? काफ़ी अच्छा है, बताओ किसने कहा है ये? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु नानक के द्वारा कहा गया है ये सब। याद रखना गुरु नानक देव के बारे में कि ये सिख धर्म के पहले गुरु हुए हैं, यानी सिख धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं। और ये जो थे इनका जन्म 1469 में हुआ था, मृत्यु 1539 में हुई थी। इसके अलावा 9 गुरु और हुए हैं, जिसमें दूसरे हुए अंगद देव। अंगद देव का देखो वास्तविक नाम पूछा जाता है, क्या नाम था इनका? लहना था। क्या? लहना। और इन्होंने जो गुरु नानक थे, जो लंगर प्रथा को इन्होंने प्रचलित किया था उसको वास्तविक बना दिया था अंगद देव ने। इसके बाद फिर तीसरे गुरु हुए थे अमरदास, चौथे हुए थे रामदास, पांचवें हुए थे अर्जुन देव, छठवें हुए थे हरगोविंद, और सातवें हरराय हुए, और 8वें हुए थे गुरु हरिकृष्ण, 9वें तेग बहादुर, और 10वें गुरु गोविंद सिंह। तो सभी को अच्छे से याद कर लेना। मुझे तो ये अच्छे से याद हैं सभी, क्योंकि मैंने कम से कम 15-20 बार तो इनको रिवाइज किया है, तो उस वजह से समझ सकते हो। और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी बता दूं कि जैसे अर्जुन देव हैं, अर्जुन देव के द्वारा ही इनके सिक्कों के जो आदि ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसकी रचना की गई थी। जिसमें देखो आदि ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है ना, उसमें 5 तो सिख गुरु और 18 हिंदू संतों की बाणियाँ संकलित हैं। आदि ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें 5 सिख गुरु और 18 हिंदू संतों की। और देखो जहांगीर के द्वारा ही मृत्यु करवा दी, यानी हत्या करवा दी गई थी अर्जुन देव की। ठीक है, तो काफ़ी लंबी कहानी है, शॉर्ट में ही समझ लो। इसके अलावा और ये जो सबसे एंड के हुए थे गुरु गोविंद सिंह, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। खालसा पंथ की स्थापना की गई थी इनके द्वारा ही, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही। और क्या बताऊँ इनके बारे में? इतना जान लो कि इनकी मृत्यु अजीम खान नामक एक व्यक्ति था उसके द्वारा नामदेड़ जो महाराष्ट्र में जगह है वहाँ पर हुई थी गुरु गोविंद सिंह की। और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही पंजाब में 4 किलों का निर्माण किया गया था। एक लोहगढ़ का किला, एक फतेहगढ़ का किला, एक आनंदगढ़ और एक केसगढ़ का किला। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये गुरु गोविंद सिंह भी। खालसा पंथ इनसे संबंधित है, इसे भी याद कर लेना। ठीक है, तो गुरुओं के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए आप सभी को। आगे देखो, निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? यानी फारसी में अनुवाद उपनिषदों का किसके शासनकाल में किया गया था?
देखो इस क्वेश्चन में आप सभी को बताऊं कि शाहजहां को कौन नहीं जानता, सब जानते होंगे क्योंकि फेमस शाहजहां जो है शासक हुआ है मुगल वंश का। तो शाहजहां के द्वारा काफ़ी निर्माण स्थापत्य निर्माण भी किए गए हैं, इसी वजह से इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जैसे दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और उसके अलावा आगरा का ताजमहल सबसे फेमस है, उसकी स्थापना की गई थी। और देखो ताजमहल की जब इसके द्वारा स्थापना की गई थी तो ताजमहल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजमहल का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो याद रखना उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था इसका डिज़ाइन, और इसका जो मिस्त्री, प्रधान मिस्त्री जो था ताजमहल का, वो उस्ताद ईसा था। और पित्रा दुरा शैली जो है इसका इसमें इस्तेमाल किया गया है, यह एक ईरानी शैली है। पित्रा दुरा शैली कहाँ की है? ईरान की। और देखो सबसे पहले भारत में जो हुमायूं का मकबरा बना था दिल्ली में, उसमें इस्तेमाल किया गया था इसका सबसे पहले, नहीं सॉरी इसका नहीं, सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। हुमायूं के मकबरे में भारत में सबसे पहले सफ़ेद संगमरमर का और पित्रा शैली का सबसे पहला प्रयोग हुआ था। नूरजहाँ ने जो गयासुद्दीन सॉरी एतमादुद्दौला का मकबरा जो बनवाया था ना आगरा में, जो गयास बेग का मकबरा था, यानी उसको एतमादुद्दौला के नाम से भी जानते हैं। नूरजहाँ का जो पिता था एतमादुद्दौला, उसका मकबरा आगरा में बनवाया गया था और सबसे पहले पित्रा शैली का उसी में प्रयोग हुआ था, नूरजहाँ ने जो बनवाया था। और संगमरमर का प्रयोग, सफ़ेद संगमरमर का हुमायूं के मकबरे में हुआ था। ठीक है, तो ये जो ताजमहल है इसमें पित्रा शैली का प्रयोग किया गया है, शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया जो था। इसके अलावा शाहजहाँ ने और भी कुछ बनवाए थे, जैसे दिल्ली में जामा मस्जिद और ये लाल किला, और इसके अलावा दिल्ली गेट भी बनवाया, कश्मीरी गेट भी बनवाया जो मेट्रो स्टेशन है सभी ने देखे होंगे। लाहौरी गेट भी बनवाया इसने, कश्मीरी गेट और अजमेरी गेट। स्वर्ण सिंहासन भी बनवाया था इसने, जिसको तख्ते ताऊत कहते थे, मयूर सिंहासन, जिसको वो ले गया था, क्या बोलते हैं उसका नाम, यानी नादिर शाह जो ले गया था, जिसका आक्रमण हुआ था स्वर्ण सिंहासन को। ठीक है, तो इसके शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, एक था सबसे बड़ा था दारा शिकोह, शाहू शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब। तो ये 4 पुत्र थे। ठीक है, तो इसमें जो इसका सबसे बड़ा पुत्र जो था दारा शिकोह, वो सबसे विद्वान था, काफ़ी होशियार था, विद्वान था, और उसे छोटा अकबर भी कहा जाता है इसी वजह से उसको। ठीक है, तो इसी के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि 52 उपनिषदों का सिर ए अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था। क्या? सिर ए अकबर के नाम से, लिख दूं यहाँ पर, सिर ए अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था 52 उपनिषदों का दारा शिकोह के द्वारा। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शाहजहां के समय, यानी शाहजहां का पुत्र था ये, और जब शासन कर रहा था शाहजहां। संविधान की प्रस्तावना सभी जातीय नागरिकों की निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? संविधान की प्रस्तावना सभी जातीय नागरिकों की निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? क्या सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता या पूजा की समानता? कमेंट बॉक्स में बताओ किस किस ने प्रस्तावना को पढ़ा है, संविधान की जो प्रस्तावना है किस किस ने पढ़ा है। अगर पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो और सुना में जो भारत की प्रस्तावना है वो क्या कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता या समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो पढ़ा होगा आपने, अच्छे से पढ़ना चाहिए। जैसे हनुमान चालीसा को हम कभी नहीं पढ़ते हैं और याद हो जाती है, तो उसी वजह से इसे उसी तरह से इसे भी समझ सकते हो। 10-12 बार इसे रिवाइज करो अच्छे से, ये अपने आप याद हो जाएगी, करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो देखो इसमें सामाजिक न्याय, जैसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय दिए हुए हैं प्रस्तावना में, तो ये तो करती है, दोनों तो बिल्कुल ठीक हैं। विचार की स्वतंत्रता, जैसे देखो विचार की स्वतंत्रता,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की, उपासना की। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है प्रस्तावना में। लेकिन ये जो पूजा की समानता है ये कहीं भी नहीं दी हुई है, तो इस वजह से यही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। देखो प्रस्तावना के बारे में और जानना चाहिए आपको अच्छे से कि ये जो भाग सेकंड में दिया हुआ है और इसी को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, नहीं मैं देखो जल्दी में गलती कितनी कर देता हूँ कि जैसे भाग 1 में तो संघराज्य क्षेत्र हैं, सेकंड में नागरिकता है, तीसरे में मूल अधिकार हैं, तो ये तो पहले ही दी हुई है ना। तो समझ सकते हो कि इसमें ये पूजा की समानता कहीं भी नहीं दी हुई है और इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। और देखो इसमें ही ये प्रावधान किया गया है कि जो शक्तियों का जो केंद्र बिंदु है ना, इसमें प्रस्तावना में भारत के लोगों को बताया गया है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत के लोगों को जो शक्ति का केंद्र बिंदु है वो प्रस्तावना में बताया गया है। और इसमें 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत देखा जाए तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, यानी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि ये मूल ढांचा जो है संविधान का उसमें से एक है, तो संविधान के द्वारा इसको परिवर्तित यानी इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये संशोधन तो समझ लो, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, तो तीसरा ही हुआ। पहला कब हुआ? पहला हुआ 1930 में, दूसरा हुआ 31 में और तीसरा हुआ 32 में। इतना ही जान लेना चाहिए। टाइम तो डेट टू डेट समझना कोई ज़रूरी नहीं है, इतना ही समझ लो। लेकिन देखो ये चीज़ बता दूं मैं आपको कि जैसे देखा होगा आपने साइमन आयोग आया था। साइमन आयोग जो आया था 1928 में आया था, आप सभी को पता होगा भारत में, जिसका काफ़ी विरोध हुआ था, बम्बई पहुंचा था वो। और वो क्यों आया था ये भी पूछा जाता है कि देखो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो 1919 से 1935 तक जिसके द्वारा प्रांतों में वो जो द्वैध शासन है वो लगाया गया था, और द्वैध शासन की समीक्षा करने के लिए ही साइमन आयोग को 1928 में भेजा गया था भारत में। फिर इसके द्वारा 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी गई थी 1930 में, और उसी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ये गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे लंदन में। यानी साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में 30, 31 और 32 में आयोजित किए गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो 1932 में हुआ था तीसरा सम्मेलन। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखो अभिनव भारत समाज का संबंध है महाराष्ट्र क्षेत्र से। तो देखो इसमें कुछ और बता दूं आपको कि जैसे महाराष्ट्र में प्रथम जो घटना की हुई थी वो 1879 में हुई थी, जिसका नाम था रामोसी आंदोलन। उसको किया था 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के ने। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में प्रथम क्रांतिकारी संगठन बना था जिसका नाम था व्यायाम मंडल, और उसकी व्यायाम मंडल की स्थापना की गई थी चापेकर बंधुओं के द्वारा। ठीक है, और फिर इसके बाद ये मित्र मेला बना था। मित्र मेला जो बना था, मित्र मेला की स्थापना 1899 में की गई थी गणपति महोत्सव बनाने के लिए वीडी सावरकर के द्वारा नासिक में। कहाँ पर? नासिक में 1899 में मित्र मेला की स्थापना गणेश महोत्सव मनाने के लिए वीडी सावरकर के द्वारा। फिर इसी को आगे चल के 1904 में अभिनव भारत समाज में परिवर्तित कर दिया गया। यानी मित्र मेला को जो 1999 में स्थापित हुआ था, 1904 में फिर आगे चल के अभिनव भारत समाज में परिवर्तित कर दिया गया। किसके द्वारा? गणेश सावरकर के द्वारा। और देखो गणेश सावरकर ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिस वजह से उन्हें 1909 में नासिक का डीएम था जैक्सन, जिसने काली पानी की सज़ा सुना दी थी। इसके बाद 1909 में नासिक षड्यंत्र हुआ था, काफ़ी फेमस है, सभी को पता होगा, जिसमें नासिक षड्यंत्र में जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कन्हारे थे, एक उनका नाम था, क्रांतिकारी जो थे अनंत लक्ष्मण कन्हारे, उनके द्वारा जो डीएम था नासिक का उसको मार दिया गया था और फिर उन पर केस चलाया गया था। और इसमें फिर देखा जाए तो वीडी सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया और सेलुलर जेल भेज दिया गया था आजीवन कारावास के लिए। सेलुलर जेल कहाँ है? अंडमान निकोबार में है, याद रखना, अंडमान निकोबार में, जहाँ इन्होंने 12 वर्ष काटे थे अपने। ठीक है, तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? तो वीडी सावरकर पहला ही हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था आयोजन हुआ। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था आयोजन हुआ, कहाँ पर हुआ था? काफ़ी फेमस है ये शिकागो में, जिस जगह पर स्वामी विवेकानंद के द्वारा धर्म के लिए विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो ये हुआ था सितंबर 1893 में।
खेतड़ी रियासत के राजा थे अजीत सिंह, उनके प्रयासों से गए थे ये। इसमें भाग लेने स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ नाम था उनका, और उन्हीं के कहने से इन्होंने अपना नाम भी चेंज किया था, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो 1893 में गए थे शिकागो में विश्व धर्म पार्लियामेंट में, स्वामी विवेकानंद भाषण दिया था उन्होंने, फेमस वहीं पर। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? वैज्ञानिक समाज की, तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। और देखो सर सैयद अहमद खान अपने आप में फेमस क्यों हैं? क्योंकि इन्हीं के द्वारा 1857 में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल, जिसे एंग्लो ओरिएंटल स्कूल भी कहा जाता है, उसकी स्थापना की गई थी, जो आगे चल के फिर 1920 में EMU के नाम से कहलाया, यानी असली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसी को कहा जाता है, EMU को, जिसकी स्थापना का श्रेय किसको है? सर सैयद अहमद खान को। देखो उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय तो 1887 में स्थापित हुआ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, लेकिन ये जो और इसके बाद फिर वाराणसी विश्वविद्यालय भी है, वो 1916 में बना, और 1920 में स्थापित ये हुआ EMU। आगे देखो, एक सेकंड में हटा दूँ। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रस्तावित किया गया? 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बम्बई में। आप सभी को पता होगा ये भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक ग्राउंड से, मुंबई के से, और इसी में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक ग्राउंड से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के, ग्रामीण समुदायों के, मुकदमों के साथ या किसानों के साथ? देखो स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, तो इसे जानने से पहले ये समझ लो कि स्थायी बंदोबस्त यानी जो ये भारत अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के लिए जो भू राजस्व व्यवस्था 3 प्रकार की शुरू की गई थी, उसमें से एक है, यानी इसको स्थायी बंदोबस्त को इसके अलावा जमींदारी प्रथा के नाम से भी जानते हैं, तो समझ गए होंगे जमींदारी प्रथा क्यों कहते हैं। इसके अलावा इसे जागीरदारी प्रथा भी कहते हैं और मालगुजारी प्रथा भी कहते हैं। तो जमींदारी प्रथा कहते हैं तो ये जमींदारों के लिए ही शुरू की गई थी, और इसको शुरू किया था कॉर्नवालिस के टाइम से, जो 1786 से 1793 तक रहा था, और 1793 में इसको शुरू किया गया था, और ये भारत के संपूर्ण 11% भाग पर की गई थी। ठीक है, और राजस्व बोर्ड की भी स्थापना कॉर्नवालिस ने की थी। और इस जमींदारी प्रथा जो है इसमें राजस्व इकट्ठा करेगा, इसमें ऐसा कहा गया था कि जमींदार जो है राजस्व इकट्ठा करेगा और उसका वह केवल 11% अपने पास रखेगा और 89% कंपनी को देगा। ठीक है, और इसी वजह से जागीरदारी प्रथा और मालगुजारी प्रथा भी इसको कहा गया था। और ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो पश्चिमी उत्तर प्रांत है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र में लागू की गई थी। इसके अलावा दूसरी एक रैयतवाड़ी व्यवस्था भी थी, और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसी में जमीन धारक को ही भूस्वामी मान लिया जाता था, और उससे लगान की दर तय की जाती थी, और उस हिसाब से प्राप्त किया जाता था फिर लगान को। ठीक है, और ये मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल में लागू की गई थी, और मुनरो और कैप्टन रीड को उसका रैयतवाड़ी का जनक कहा जाता है। 1792 में कैप्टन रीड ने इसको पश्चिम बंगाल में लागू किया, फिर 1820-21 में मद्रास में टॉमस मुनरो ने। और ये देखा जाए तो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर थी, तकरीबन 51% भाग पर थी ये जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। फिर इसके बाद महलवाड़ी तीसरी व्यवस्था थी, 1819 में इसकी शुरुआत होल्ट मैकेंजी के द्वारा की गई थी, और इसके तहत राजस्व का 80% कंपनी के पास जाता था, और ये आगरा अवध जो मध्य प्रांत, पंजाब, दक्षिण भारत का क्षेत्र है, उसमें लागू की गई थी। ठीक है, तो देखा जा सकता है कि इसमें जो पहले 80% दर की गई थी, कि समझ सकते हो जो महलवाड़ी है उसमें 30 साल के लिए निर्धारित की जाती थी दर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये तीनों व्यवस्थाएं। ठीक है, तो देखो अब मैं थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, डिटेल कम दूंगा। ठीक है, आप मैनेज कर सकते हो। देखो इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। इसकी स्थापना 1867 में बम्बई में की गई थी, और इसका जो उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ये इस तरह के इसके फेमस
जो इसके उद्देश्य थे ना प्रार्थना समाज के, जो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी 1867 में बम्बई में, तो ये काफ़ी उद्देश्य थे इसके। नेक्स्ट देखो, इसी हिसाब से करूँगा, समझने की कोशिश करना। बारदौली सत्याग्रह, चोरी चोरा, यरबदा, नोआखाली, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये सभी। तो देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो एक साइड में ये घटनाएं दी हुई हैं और एक साइड में राज्य, तो किससे संबंधित हैं। देखो बारदौली किससे संबंधित है, तो बारदौली गुजरात से संबंधित है। चोरी चोरा ये उत्तर प्रदेश में सभी को पता होगा, गोरखपुर जिले में। यरबदा जेल कहाँ पर है, जो पूना की यरबदा जेल है, जिसमें 1932 में समझौता हुआ था गांधी और अम्बेडकर के मध्य, तो ये महाराष्ट्र में है, पूना महाराष्ट्र में पड़ता है। और नोआखाली ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो इस वजह से समझ सकते हो इसका 2 4 1 3 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखो, सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित किया गया। यानी 1935 के विधेयक के तहत गठित जो संयुक्त संसदीय समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, और जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून अधिनियम 1935 गठित किया गया। तो कौन अध्यक्ष थे इसमें, तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ये लॉर्ड लिनलिथगो। देखो ये जो विधेयक यानी ये जो पेश किया गया था, जो ये समिति थी, इसी के उपलक्ष्य में एंड में चल के फिर इसी की रिपोर्ट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1935 में बनकर के तैयार हुआ था, और जिसे ब्रिटिश संसद ने 2 अगस्त 1935 को कानून का रूप दिया था। तो इसमें अध्यक्षता किसने की थी, लॉर्ड लिनलिथगो ने। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस का पूर्ण विकसित संगठन था। तो कौन सा जवाब होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 36। तो देखो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। तो याद रखना, सत्ता हस्तांतरण के समय मैसूर में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था, मैसूर में। ठीक है, तो सही जवाब मैसूर हो जाएगा। सन 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। 1927 में बटलर कमेटी स्थापित की गई थी, तो इसका उद्देश्य पूछा है। उस टाइम वायसराय था लॉर्ड इरविन। 1927 में यह गठित की गई थी बटलर कमेटी, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, हरकोट बटलर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसी वजह से इसका नाम पड़ा था बटलर समिति। ठीक है, जो इसका उद्देश्य था देशी राज्यों और ब्रिटिश भारत सरकार के संबंधों, देशी राज्यों यानी भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, इसका यह लक्ष्य था। आगे देखो, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए क्या उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर लगाना, यही सबसे बड़ा कारण था। यानी जब भारत से निर्यात किया जाता था किसी वस्तु का, तो उस पर अधिक कर लगाया जाता था, जिससे उनकी कीमत बढ़ जाती थी। तो यही समझ सकते हो कि जब जिस चीज़ की ज़्यादा मांग होती है, ज़्यादा कीमत होती है, तो उसकी मांग भी कम हो जाती है। ठीक है, तो उसी वजह से ये जो बंगाल का वस्त्र उद्योग था उसका प्रमुख कारण, पतन का प्रमुख कारण कहा जा सकता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इसका। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। बंगाल में नारी आंदोलन जो है किसकी प्रेरणा से आरंभ हुआ था। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा पद्मा रानाडे जो थी भारत में नारी आंदोलन की प्रमुख आंदोलनकारी थी। तो इनकी प्रेरणा से ही यही नारी आंदोलन जो है चालू हुआ था, ये समझ सकते हो। और ये गोविंद रानाडे की पत्नी थी पद्मा रानाडे। आगे देखो, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय, तो ये कौन थे, दादाभाई नौरोजी थे। कौन, दादाभाई नौरोजी।
याद रखना। और इंग्लैंड की संसद में चुने जाने वाले भी ये पहले भारतीय मूल के व्यक्ति थे, याद रखना, दादा भाई नौरोजी। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? मसालों का बागान, मसालों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है भारत में? तो सभी को पता होगा, केरल है। केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। और मसाला बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 26 फरवरी 1987 को, 26 फरवरी 1987 को। और इसका मसालों का मुख्यालय यानी मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोची में, केरल के कोची में। आगे देखो, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन के हिसाब से बताना है। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये आपके सामने, कि इसमें पूछा है अति सघन वन, अति सघन वन यानी घने वन सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन सबसे अधिक वन पूछा जाए तो लगाना मध्य प्रदेश, और प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाए तो मिजोरम लगाना है आपको। ठीक है, सबसे अधिक सघन वन पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, सबसे अधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, और प्रतिशत के हिसाब से पाए जाते हैं मिजोरम में। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी है? भारत में पहली बोलती फिल्म, तो सबसे पहली फिल्म में भारत में बोलती फिल्म कौन सी? आलम आरा। और ना बोलने वाली फिल्म कौन सी है सबसे पहली? राजा हरिश्चंद्र। यानी मूक फिल्म में राजा हरिश्चंद्र और अमुक फिल्म में राजा हरिश्चंद्र। निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा आता है इनमें से? देखो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित जितने जिले या शहर आते हैं वो सभी आपको अच्छे से रट लेने चाहिए, और उत्तर प्रदेश के तो स्पेशली। जैसे देखो दिल्ली से लगे हुए जो राज्य हैं वो देखने चाहिए पहले तो आपको, कि दिल्ली से कौन कौन से राज्य लगते हैं और कौन से जिले लगते हैं, पहले तो राज्य देखना चाहिए। यानी जो दिल्ली है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित है। उसके अलावा फिर आप दिल्ली से लगे भी जिले देख सकते हो, जैसे गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, और बागपत, ये दिल्ली से लगे हुए हैं। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश से सटा जिला उत्तर प्रदेश का सहारनपुर है, ये भी पता होगा। और हरियाणा से सटे जिले भी उत्तर प्रदेश के पूछे जाते हैं, जैसे मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, सहारनपुर। देखो जितने भी उत्तर प्रदेश के साइड यानी चारों तरफ के जो जिले हैं ना, जो वो सभी क्रम से याद कर लेना आप सभी। उससे संबंधित तकरीबन 40-41 के करीब जिले हो जाएंगे, तो बहुत आसानी होगी क्वेश्चन करने को, और क्रम से कर लें तो और ही बढ़िया है। ठीक है, तो इसमें यही पूछा है, कहाँ गया, एक सेकंड, कि कौन सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित है? तो देखो अम्बाला, खुर्जा, करनाल, रोहतक। देखो जब आप दृष्टि जियोग्राफी की बुक पढ़ोगे तो उसमें पहला चैप्टर ही दिया हुआ है, और उसी में एनसीआर से सम्मिलित जितने भी ज़िले हैं जो दिल्ली से लगे हुए हैं वो सभी दिए हुए हैं। जैसे उसमें हरियाणा के बारे में दिया हुआ है, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, इस तरह से काफ़ी हैं। पलवल भी है, करनाल, और भी हैं 2-3 और देख लेना आप। उत्तर प्रदेश के भी हैं, उत्तर प्रदेश के जैसे 8 ज़िले लगे हुए हैं एनसीआर से, जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली, ये सभी हैं 8 ज़िले। इनको तो आप अच्छे से रट सकते हो। उसके अलावा राजस्थान लगता नहीं है दिल्ली से, फिर भी उसके 2 ज़िले एनसीआर में आते हैं, अलवर और भरतपुर। ठीक है, तो देखो इसमें अम्बाला, क्या अम्बाला लगता है इससे? तो अम्बाला तो नहीं लगता है। करनाल लगता है, नहीं करनाल लगता है। खुर्जा, क्या खुर्जा लगता है? खुर्जा भी नहीं लगता है, कहीं भी नहीं है खुर्जा भी। और रोहतक तो लगता है ना, रोहतक लगता है हरियाणा में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 और 4 ऑप्शन भी। अब इसमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। कोयनी, नागपट्टिनम, मनालीगढ़, मनाली कहाँ पर है? देखो इसमें मनाली, जो कुन्नू मनाली है, एक तो हिमाचल प्रदेश की तरफ है। ठीक है, अगर ये हो तो आप देख लेना, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन ये जो नागपट्टिनम है ना, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में पड़ती है। इसके अलावा कोयनी, ये गुजरात में, नुमालीगढ़ ये असम में। ठीक है, आप इसको जरूर देखना। ये मनाली क्या तमिलनाडु से संबंधित है, कुल्लू मनाली एक हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की तरफ है, वो तो अलग ही है। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को सोख रखती है? किस मृदा को कम सिंचाई की
यानी उसे जुती हुई मृदा भी कहते हैं, समझ सकते हो। जैसे सूख जाती है तो उसमें दरार सी पड़ जाती है, जिस वजह से वो जुती हुई मृदा के रूप में प्रतीत होती है। तो किसको कम जुताई की आवश्यकता होती है? काली मृदा को। और कपास के लिए काफ़ी प्रमुख मृदा है, या कपास का काफ़ी उत्पादन होता है इसमें। और रेगुर मृदा भी इसी को कहा जाता है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। कल्पसर परियोजना कहाँ पर है? याद रखना, ये गुजरात में स्थित है, और गुजरात की जो खम्मात की खाड़ी है उस क्षेत्र में स्थित है ये कल्पसर परियोजना। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना है? सुईल नदी परियोजना किस राज्य में है? तो देखो, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक शक्ति परियोजना है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक शक्ति परियोजना, सुईल परियोजना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अब ये कथन है कि दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी क्या? दूसरा, इसमें दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका प्रभाव जो है बहुत धीमा हो जाता है। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी, और कारण है इसमें दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। कौन सा सही लग रहा है आपको? तो देखो, इसका कथन भी सही है और कारण भी सही है। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल की दुख की नदी मानी जाती थी, और दामोदर नदी ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है, क्योंकि इसका जो प्रयोग में पानी लिया जाता है ना, उस हिसाब से फिर कम होता चलता है आगे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सही दोनों है, और व्याख्या भी करता है इसकी। जंगली गधों का अभ्यारण्य किसको कहा जाता है, या कहाँ स्थित है जंगली गधों का अभ्यारण्य? तो याद रखना, ये जो जंगली गधों का अभ्यारण्य है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है स्पेशली देखा जाए तो। और भारत का यह सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? जंगली गधों का कच्छ के रण में जो अभ्यारण्य है वो। और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। कब? 1972 में हुई थी इसकी स्थापना, याद रखना। कथन देखो, मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया कहा जाता है क्या? और इसके कारण में देखो कि उसके प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल मृत्यु दर एवं कुपोषण से हैं। क्या मध्य प्रदेश में अत्यधिक बाल मृत्यु दर और कुपोषण है, इस वजह से इसको भारत का इथियोपिया कहा जाता है? कौन सा सही हो सकता है? तो देखो, इसके ये दोनों ही सही हो जाएंगे, और व्याख्या भी करता है। क्योंकि मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया कहा जाता है, और इसमें जो मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर है और कुपोषण, ये दोनों ही काफ़ी उच्च स्थिति में है, तो इस वजह से भारत का इसको इथियोपिया कहा जाता है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता क्यों है? देखो, टेम्परेचर एक ही अक्षांश पर स्थित हों तो क्या कारण हो सकते हैं अलग अलग होने के? तो सबसे बड़ा जो कारण हो सकता है वो ऊंचाई का ही हो सकता है, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर देखा होगा टेम्परेचर में कमी होती जाती है उसी हिसाब से। तो अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर हैं, परंतु टेम्परेचर में जो भिन्नता है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति यानी एससी की सर्वाधिक संख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए, 2001 के हिसाब से देखा जाए तो 20.1% है। कितनी? 20.1। लेकिन हमें तो याद रखना है ना 2011 के हिसाब से। तो देखो, 2011 में परसेंट के हिसाब से तो सबसे अधिक है पंजाब में, और संख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश में है, दूसरे पश्चिम बंगाल, तीसरे बिहार में। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 4 करोड़ 13 लाख के आसपास है अनुसूचित जाति की जनसंख्या। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। कोयला उद्योग जो है भारत में, उसकी समस्याओं पर विचार करना है आप सभी को। कि पहला है, इसमें निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा हो सकती है। धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी हो सकती है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता ये भी हो सकती है। और कार्य संचालन कीमतें जो हैं ये भी हो सकती है। तो देखो, ये कोयला क्षेत्र की चारों ही समस्याएं, याद रखना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
अब इसमें मिलान करना है सूची फर्स्ट का। एक साइड में कोयला उत्पादक क्षेत्र है और ये कोयला खदान है। दामोदर घाटी में कौन सी कोयला खदान है? दामोदर घाटी में। तो देखो इसका मिलान क्या होगा, करने की कोशिश करें कि दामोदर घाटी में बराकर, ये कोयला खदान कहाँ है? दामोदर घाटी में। और सोन घाटी कहाँ पर है? ये उमरिया में है। और गोदावरी घाटी ये सिंगरेनी, और यानी ये जो दोबारा से उल्टा बोल गया हूँ मैं कि दामोदर घाटी में तो ये बराकर कोयला खदान है, सोन घाटी में ये उमरिया है, और गोदावरी घाटी में सिंगरेनी, और महानदी में तालचेर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 1। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में अवरोही क्रम करना है। नगरीकरण के प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक नगरीकरण किसमें? तो ये तो पहले ही बताया था मैंने, पाकिस्तान तो पहले पर ही आएगा, सबसे अधिक नगरीकरण है पाकिस्तान में। और देखो ऑप्शन में 3 पे एक ही में दिया हुआ है, बी में, तो यही जवाब हो जाएगा इसका। सबसे अधिक नगरीकरण पाकिस्तान में, उसके बाद है भारत में, उसके बाद बांग्लादेश में, और इन चारों में सबसे कम है श्रीलंका में। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आप सभी को कि लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है क्या? तो देखो इसमें पहला जो दिया हुआ है कि लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार जो है ये कर्नाटक में पाया जाता है, ये सही है। और सभी को पता होगा लौह अयस्क का भारत में सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो उड़ीसा से होता है। कहाँ से? उड़ीसा से। इसके अलावा झारखंड भी फेमस है। झारखंड में सिंहभूमि जिला जो है वहाँ से काफ़ी उत्पादन होता है, और वहाँ से उच्च कोटि का हेमेटाइट अयस्क का कोयला उत्पादित होता है। जैसे सभी को पता होगा 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। सॉरी, देखो बोल रहा हूँ कोयला और पढ़ा रहा हूँ लौह अयस्क। तो लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है कर्नाटक में, और सबसे अधिक उत्पादन करता है कौन? उड़ीसा। और सिंहभूमि जो झारखंड का क्षेत्र है उससे मुख्य रूप से इसका उत्पादन होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो मैग्नेटाइट का प्रमुख रूप से उत्पादन होता है। यहाँ पर जो है उच्च कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है मुख्य रूप से। जैसे कोयला 4 प्रकार का है, आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटाइट सबसे उत्तम कोटि का है, उसके बाद है फिर हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। देखो कोयला भी 4 प्रकार का ही है वैसे तो, कोयला में भी पढ़ लेना, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो इसका सही। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है क्या? तो देखो इसमें जो ये दूसरा दिया हुआ है ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में इसके उत्पादन में लौह अयस्क में चौथा स्थान है। पहले पर चाइना है, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पर ब्राज़ील है, और चौथे पर भारत है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। भारत ओडिशा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये सही हो जाएगा। 1 और 3 सही हैं इसके, 1 और 3। फोन एक स्थानीय पवन है, कहाँ पर चलती है फोन? तो देखो इसमें फोन जो है ये स्थानीय पवन स्विट्जरलैंड की है। कहाँ की? स्विट्जरलैंड की। आप सभी को पता होगा जो फोन चलती है अल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल पर प्रवाहित होती है, और स्विट्जरलैंड सर्वाधिक इससे प्रभावित है। और ये गर्म एवं शुष्क हवा है, गर्म और शुष्क। इसके अलावा चिनूक भी है, एक चिनूक कहाँ चलती है? चिनूक चलती है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर। और ये देखा जाए तो स्पेशली दक्षिणी कोलोराडो के दक्षिणी भाग से लेकर के उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक चलती है। और गर्म शुष्क ये भी है। तो अमेरिका और कनाडा इससे प्रमुख रूप से प्रभावित हैं। ठीक है, इसके अलावा सिरोको इम्पोर्टेंट हो जाती है। सिरोको सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच प्रवाहित होती है। ठीक है, और इससे मिस्र, लीबिया, ट्यूनीसिया जो भूमध्य सागर की तरफ देश हैं, वो इटली भी, स्पेन भी, ये सभी प्रभावित होते हैं। ठीक है, और ब्लैक रोलर भी पूछी जाती है, अमेरिका में चलती है ब्लैक रोलर। यामो शब्द से ही समझ पा रहे होंगे, जापानी शब्द है तो जापान में चलती है। और सिमूम भी चलती है, अरब रेगिस्तान में चलती है। और क्या हरमटन भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, हरमटन पूछी जाती है, सहारा रेगिस्तान में चलती है। और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्पेशली प्रवाहित होती है। एक ब्रिक फील्डर भी चलती है, ब्रिक फील्डर ये चलती है विक्टोरिया प्रांत जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है उस क्षेत्र में। नार्वेस्टर भी पूछी जाती है आप सभी से, नार्वेस्टर चलती है उत्तरी न्यूजीलैंड में। और लू भारत में चलती है, स्पेशली पाकिस्तान और भारत में। सांता आना भी इम्पोर्टेंट है, ये कैलिफोर्निया में चलती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। गर्म और शुष्क हैं ये सभी जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा खमसिन मिस्र में चलती है, नाम ही देख पा रहे होंगे। और देखो ठंडियों में भी जान लो आप कि एक मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल चलती है रोन नदी से भूमध्य सागर तक। और स्पेन और फ्रांस में चलती है मिस्ट्रल। बोरा भी पूछी जाती है,
बुरा चलती है। इटली और यूगोस्लोवाकिया जो देश हैं यूरोप के, ठंडी शुष्क हवाएं है। इसके अलावा और क्या बताऊं, एक दो और जान लो। ब्लिजर्ड भी पूछी जाती है। ब्लिजर्ड कहाँ चलती है? साइबेरिया में। संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में भी चलती है। और दो चार ठंडी और आप याद कर लेना, ठीक है। अब आगे देखो इसमें कि विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है, किसमें पाए जाते हैं वन जो है सबसे अधिक? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसमें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है, नहीं पर्णपाती नहीं यार, पर्णपाती नहीं हो सकते, सबसे अधिक पाए जाएंगे शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन। देखा जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन। आगे देखो, यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान कौन सा है? यूरोप के लौह उत्पादक देशों में तो देखो दूसरे नंबर पर आता है फ्रांस, पहले पर रूस आता है, क्योंकि राजनीतिक रूप से देखा जाए तो रूस का जो अधिक क्षेत्र वो क्षेत्रफल आएगा यूरोप में आएगा। अगर भौगोलिक स्थिति से देखें तो एशिया में अधिक पड़ता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि राजधानी किस जगह पर आती है, किस क्षेत्र में। तो राजधानी मास्को जो है यूरोप में आती है, इस वजह से उसे यूरोप में शामिल करते हैं रूस को, ठीक है। तो सबसे अधिक रूस में उत्पादन होता है यूरोप में, और दूसरे स्थान पर है ये फ्रांस, ठीक है। और फ्रांस के प्रमुख क्षेत्र भी हैं तीन, जैसे लॉरेन है एक, नॉर्मांडी भी है एक, पिरेनीज, ये लोहा उत्पादक क्षेत्र हैं फ्रांस के। अब मिलान करो, ये एक साइड में केंद्र है और एक साइड में उद्योग है। नगोया, सलेम, लॉस एंजलिस, अबादान। नगोया किसके उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नगोया जापान में पड़ा है नगोया। देखो एक ब्रिटेन में एक जगह मैनचेस्टर, और वो सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जिस तरह से भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, उसी तरह से ये नगोया जो जापान का है इसको भी जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो समझ सकते हो जितने भी मैनचेस्टर नाम से जुड़े शब्द में, तो समझ लेना वो सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो नगोया किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए, और ये जापान में पड़ता है। इसके आगे फिर ये सलीम जो है ये भारत में, सलेम ये किसके लिए है? ये लोह उत्पादन के लिए, लोह इस्पात के लिए है। सलेम जो तमिलनाडु में है। लॉस एंजलिस ये अमेरिका में पड़ता है, और ये किसके लिए है? फिर ये पड़ेगा आपका हवाई जहाज़ के उत्पादन के लिए, हवाई जहाज़ के निर्माण के लिए। और ये अबादान ये तेल उत्पादन के लिए है। ये अरब के जो देश हैं उस क्षेत्र में पड़ता है, शायद सऊदी अरब में। तो 3 1 2 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। भूमध्य रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है भूमध्य रेखा? इसमें से देखो भूमध्य रेखा इसमें से केवल केन्या से गुजरती है, आपको पता होगा। गबोन, साओ टोम प्रिंसिप, गबोन, साओ टोम प्रिंसिप, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया जो देश हैं अफ्रीका के, उन सभी से गुजरती है, ठीक है। तो इसमें से केन्या से गुजरती है ओनली, ऑप्शन सी। आगे देखो अब, एक सेकंड। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। कौन कौन से ग्रह के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? देखो बताओ किसके मध्य पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। किसके मध्य? मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। रिंग ऑफ फायर संबंधित है, किससे संबंधित है रिंग ऑफ फायर? क्या भूकंप से, प्रशांत महासागर से, ज्वालामुखी से, जंगल की आग से? तो देखो रिंग ऑफ फायर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसके बारे में जानना चाहिए सभी को। तो देखो ये प्रशांत महासागर में है ये जगह जो है, और ये भूकंप और ज्वालामुखी दोनों से संबंधित है। ये जंगल की आग से संबंधित नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है, इससे संबंधित कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और देखो इसका विस्तार जो देखा जाता है वो तकरीबन अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके उत्तर में, माउंट इरेबस से लेकर के जो प्रशांत महासागर है उसके दोनों किनारों तक चारों ओर फैला हुआ है ये जो है। और इसे प्रशांत महासागर का काफ़ी कुछ समझ सकते हो। प्रशांत महासागर का जलावृत अथवा
और क्या बताऊं इसको, चलो यही समझ लो कि इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, अग्नि श्रृंखला भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये संबंध है 1 2 3 से। निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री जलधारा है? ठंडी धाराएं, समुद्री धाराएं कौन सी हैं इसमें? हम्बोल्ट की, ओयासिवो की, ब्राजील की या कनारी की? कौन सी धारा इसमें ठंडी है? देखो, ठंडी और गर्म धारा छांटने का सबसे अच्छा नियम बता रहा हूँ आपको कि अगर धारा भूमध्य उससे विषुवत रेखा से अगर ध्रुवों की तरफ चले तो समझ लेना 90% गर्म धारा होगी। अगर वो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चलें तो वो गर्म धारा हो, वो ठंडी धारा होगी। अगर विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चले तो गर्म धारा, और ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चले तो ठंडी धारा। और ये इसी तरह से सर्किल सा बनाती रहती हैं। ठीक है, ये घूमती रहती हैं, यानी पहले ध्रुवों से, ये समझ लो ध्रुव से विषुवत की तरफ चली है, फिर मुड़ जाएगी, फिर आगे चलेगी, फिर ये मुड़ जाएगी, फिर ध्रुवों की तरफ चलेगी। इसी तरह से ये सर्किल सा बनाती रहती हैं। एक सेकंड। ठीक है, तो देखो हम्बोल्ट की धारा भी ठंडी धारा है, या इसे पेरू की धारा भी कहते हैं। और इसमें ये कनारी की धारा जो है ये भी ठंडी धारा है, और ओयासिवो की धारा भी ठंडी धारा है। लेकिन ये जो ब्राज़ील की धारा है ना, ये गर्म धारा है। ब्राज़ील की धारा ठंडी धारा नहीं है। कैसी है? गर्म, क्योंकि ब्राज़ील की जो धारा है वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ आ रही है, इस वजह से। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 3 4, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। कहाँ से लिए गए हैं मूल अधिकार जो भारत में? तो याद रखना ये अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए? बताओ कौन सा संबंधित हो सकता है इससे? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 43 अनुच्छेद जो है इसको लागू करने के लिए मनरेगा जो कार्यक्रम है वो लाया गया था। और इसमें अनुच्छेद जो 43 है इसमें कर्मकारों के लिए जो मजदूरी एवं कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो सभी को पता होगा।